हेलो स्टूडेंट, मैं फौजी भैया आप सभी को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर। वास्तविक संख्या होती क्या है? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनती है। उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह से क्या बनती है? वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। वैसे भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद में आता है, देखो परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं और होती है जो शामिल की जा सकती है। पहली आती है प्राकृत संख्याएं, दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं, और तीसरी आती है पूर्णांक संख्याएं। ये तीनों संख्याएं इस परिमेय संख्या में शामिल की जाती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में शामिल की जाती है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। इस चैप्टर में है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्वेश्चन वगैरह तो बनते नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? इधर देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। गणित की इंग्लिश में बोलते हैं इसको फंडामेंटल थ्योरम। देखो फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है? कोई भी बाह्य संख्या है उसको क्या किया जा सकता है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी बाह्य संख्या ले लो, जैसे क्या है 36 है, 36 बाह्य संख्या वह होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या क्या जाता हो? भाग जाता हो, वो क्या होती है? बाह्य संख्या। इसके गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये सभी क्या होते हैं? इस 36 के गुणनखंड होते हैं। ये सभी गुणनखंड क्या है? अभाज्य संख्याओं में है। और ये क्या है? एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में दिया गया है। इधर देखो, ये क्या है? 2 2 में एक का और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसे 3 है, इसमें क्या है? 1 का और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा सकता। ये सभी जो गुणनखंड है वो किसमें है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में है। ठीक है, ये क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह बहुत ही कम चांस है बनने के। पढ़ते हैं अगला टॉपिक, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। अगला टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो फैक्टर ट्री के लिए क्या करना पड़ता है? इसको पहले गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए क्या करोगे? इस संख्या को ऐसी अभाज्य संख्या से क्या करना है? डिवाइड करना है कि ये पूर्ण से डिवाइड हो जाए, और वो संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य। उसके साथ में वह सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। जैसे 36 है, इस 36 में क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 18। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा? 9। फिर आगे आएगा 3। इस तरह से इस 36 के क्या है? ये सभी गुणनखंड है, और इसको क्या करना होता है? फैक्टर ट्री गुणनखंड वृक्ष में लिखना होता है। देखो कैसे लिखोगे? यहाँ पे क्या है? 36 है। ठीक है, तो 36 है, इसमें किसका डिवाइड दिया? सबसे पहले भाग किसका दिया? 2 का। फिर क्या बनता है? इसे 18 बन जाएगा। 18 में फिर किसका डिवाइड कर रहे हो? 2 का। फिर क्या आएगा? 9 यहाँ पे। फिर किसे डिवाइड किया आपने? 3 से। इस तरह से। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। तो इस तरह क्या हो गया? एक ही वृक्ष आता है। जैसे टहनियाँ पहली होती है, टहनी के ऊपर जो डालियां होती है, डालियों से क्या आती है? और डालियां आती है। इसी तरह इस गुणनखंड वृक्ष में लिखा जा सकता है। किसको? इस भाज्य संख्या को। ये क्या है? गुणनखंड वृक्ष है, फैक्टर ट्री है। ठीक है, इसके बाद में आता है अभाज्य संख्या गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना। वो कैसे निकालते हैं? इधर देखिए। और इसी से क्या बनता है? अपना क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का है, 2 नंबर का। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है? इस तरीके से किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं, वो देखते हैं। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 140 है। ठीक है, इसके क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने हैं। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो अभाज्य संख्या गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? वह संख्या लेनी पड़ेगी सबसे छोटी, जिसमें क्या हो? वो संख्या अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है? अभाज्य होनी चाहिए, वो है 2। अरे 2 है ना, 2 में 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता सिवाय 1 के। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे आपने क्या ले लिया? ये ले लिया, मान लो 4 ले लिया। 4 लेने से क्या होगा? ये 4 क्या है? इसके फैक्टर है 2 और 2। ठीक है,
4 ले लिया तो देखो यहाँ पे 4 के फैक्टर होते हैं 2 और 2, इसमें क्या जा रहा है 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी एक भाज्य संख्या। तो ये क्या हो जाएगा मेथड गलत हो जाएगा। तो आप क्या लेनी है अभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया 2, तो क्या हो जाएगा इसको डिवाइड करने पर 70। फिर किससे जा रहा है 2 से डिवाइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा 35। अब किससे जा रहा है 5 से। एक क्रम होना चाहिए, ऐसे नहीं है पहले 7 ले लिया फिर 5 ले लिया। 2 के बाद में अगर 3 का डिवाइड जा रहा है तो 3 आएगा, 3 के बाद में अगर 4 से हो रहा है तो 4 का आएगा। पर वो क्या होना चाहिए अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 4 तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है भाज्य संख्या है। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए जैसे 1 2 हो गया, फिर आ जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, फिर आ जाएगा 11, ऐसे क्या होना चाहिए अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो 140 से क्या हो जाएंगे ये गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये सभी क्या है इसके गुणनखंड है। इसको क्या लिख सकते हो 2 और 2 है, ये 2 बार आ रखा है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, जितनी बार आ रहा है वो क्या हो जाएगी पावर में आ जाएगी, घात में आ जाएगी, और जिस पे घात नहीं है वो क्या हो जाएगा ऐसा वैसा। तो ये क्या हो गया इसके गुणनखंड। देखो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी दो संख्याओं के क्या निकाल सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के क्या निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेसर और मैसर पे निकाल सकते हैं। वो देखो किस तरह से निकालोगे। कोई भी दो संख्या है जैसे 36 है और एक है 18, इन दोनों के क्या निकालने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालने इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे देखो इस तरफ एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की क्या करोगे सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकालने हैं। जैसे 36 है इसके गुणनखंड क्या होते हैं ये सभी को पता हो गया 9 3 3 1, और ऐसे 18 है इसके क्या हो जाएंगे 9 3 3 1। तो ये 36 है 36 के गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये सभी क्या है इसके गुणनखंड है। ऐसे 18 है, इस 18 के गुणनखंड क्या है 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो इसका एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लो 36 और 18, इसका क्या निकालना है एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, ये दोनों क्या है इसके गुणनखंड है। इधर देखो इसमें जैसे 2 है वो इसमें भी 2 है, लेकिन वो 2 रखना है। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 नहीं होता तो क्या आ जाता 2 आ जाता। ठीक है डायरेक्ट। अब इन दोनों में से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ज्यादा संख्या कौन सी आ रही है 2 की ऊपर वाले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2, ये ऊपर वाला लेना है। ठीक है, अब इसमें देखो 3 दोनों में सेम आ रहा है और इसमें भी सेम आ रहा है। अगर जिसमें ज्यादा आ रहा है वो क्या लेना पड़ेगा वही फैक्टर लेना पड़ेगा, वही गुणनखंड लेना पड़ेगा, और वो यहाँ पे लिखो 3 × 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम 2 गुना 2 4 4 3 12 12 या 36, ये क्या है इसका एलसीएम। अब निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे इधर देखो इसमें से वो संख्या लेनी है जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। यहाँ पे देखो ये 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है ये 3 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखो 2 और वो भी क्या चाहिए जोड़े में आ रहा है तो उसको दोनों में से एक को लिखना है। जैसे 2 आ गया तो 2, फिर यहाँ से 3 और एक यहाँ से 3, इन दोनों में से एक ही लेना है जोड़े के रूप में, जो भी क्या आएगा 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 3 6 और 6 3 18। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 36 और 18 का एचसीएफ आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाल सकते हो एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के एलसीएम एंड एचसीएफ देखो कैसे निकालोगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है a × b। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, उनका क्या करना है गुणा करना है और क्या करना है एलसीएम × एचसीएफ, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, a और b देखो यहाँ पे क्या करना होता है a × b। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे दो संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ये दो संख्या है, इनका एचसीएफ दे रखा आपके पास कितना है 4 है, और क्या निकालना है एलसीएम। कैसे निकालोगे इधर देखो ये क्या है ए और ये क्या है बी, तो क्या हो गया 96 × 404 इक्वल में एलसीएम निकालना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दे रखा है 4, तो क्या निकालना एलसीएम। इसको इस तरह लिख सकता हूँ मैं, क्या आ जाएगा 96 × 404। ये देखो ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 4, ये कट रहा क्या आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 96 और 96। तो एलसीएम किसका एलसीएम है 96 और 404 का एलसीएम क्या आ जाएगा 96 96। देखो इधर आपको दो संख्या दी जाएगी,
और इनमें से किसी का एलसीएम दे रखा होगा, एलसीएम दे रखा होगा तो एलसीएम पूछेगा, एलसीएम दे रखा होगा तो एलसीएम पूछेगा। अगर ये दोनों दे रखे हैं तो क्या पूछेगा, इन दोनों में से एक संख्या नहीं दी गई होगी आपको और वो संख्या निकालने के लिए बोलेगा। तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछता है आपको तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और किसी विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है और क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ, तो इस विधि का यूज करके आप उसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। इसके बाद में आती है प्रमेय 1.2। 1.2 प्रमेय से क्या निकाला जाता है, किसी भी अप्रमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.2 क्या कहती है, प्रमेय 1.2 कहती है कि कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या कोई पी है, यदि वह ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह विभाजित किसे भी करेगी, एक को भी करेगी। ठीक है, ये क्या है प्रमेय 1.2। अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 5 है, ठीक है, यदि वह ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या करेगी, एक को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये क्या होती है प्रमेय 1.2। अब इसी के आधार पे अप्रमेय संख्याओं को करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो आज का टॉपिक ये होगा कि अप्रमेय संख्याओं को सिद्ध करना है कि अप्रमेय संख्या है या नहीं है। और इसी के आधार पे क्या बनते हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं कि √3 एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √5 एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, √3 एक अप्रमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.2 क्या कहती है, यदि कोई अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है, यदि वह ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह क्या करेगी, ए को भी विभाजित करेगी। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे 5 है, वह ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह क्या करेगी, ए को भी विभाजित करेगी। यही क्या है प्रमेय 1.2। और इसी के बेस पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि अप्रमेय संख्या है या नहीं। इधर देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगी, वो p/q के रूप की होगी। तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, a/b, a/b या p/q, कुछ भी हो सकता है। जहां a और b क्या है, a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका सारा गुणन क्या होता है, केवल एक होता है। ठीक है, ये आगे काम में आएगा। ठीक है, देखो इधर √2 क्या है, अब देखो दोनों पक्षों क्या करना है, पक्षांतरण कर देंगे। जैसे ही पक्षांतरण करोगे तो ये b ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा b√2 इक्वल क्या हो जाएगा a। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा b² और ये रूट का है, ये रूट कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा b², आगे ये स्क्वायर क्या हो जाएगा a²। ठीक है, अब देखो इधर ये क्या है, 2 है, क्या है यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है। यदि 2 a² को विभाजित करता है तो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। प्रमेय 1.2 के अनुसार यहाँ पे लिख लो, यदि 2 अभाज्य संख्या है तो 2 a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। किसके अनुसार, प्रमेय 1.2 के अनुसार। ठीक है, जब इक्वेशन आपकी 1। अब देखो आगे, यदि मैं a² इक्वल क्या मान लेता हूँ, 2c मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे 2c का मतलब है पूर्णांक। ठीक है, यदि a² इक्वल टू मैं 2c मान लेता हूँ तो ये इक्वेशन 1 में रखोगे आप 2c, तो क्या हो जाएगा b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा b² इक्वल टू 4c², स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 और c²। यहाँ से 2c कैंसिल हो जाएगा, 4 तो क्या हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा b² इक्वल टू 2c। अब देखो इधर ये 2 है, यदि b² को विभाजित करता है तो क्या करेगा, ये b को भी विभाजित करेगा। इधर देखो, यदि दो अभाज्य संख्या है, तो 2 b² को विभाजित करता है तो यह b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसके अनुसार प्रमेय 1.2 के अनुसार। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, इक्वेशन 1 और 2 में
दो ए और बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इधर देखो यदि दो ए और बी को विभाजित करता है तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपने क्या माना है, यहाँ ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्याओं के जो सारा गुणनखंड है वो क्या होता है, केवल एक ही होता है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो ये दो है, ए और बी को विभाजित नहीं करेगा। तो ये क्या है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है वो क्या है, एक तरह से अपरिमेय संख्या ही है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, के कारण हुआ है। अतः रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हो गया। इसी तरह क्या कर देगा आपको, यहाँ पे रूट टू की जगह चेंज करके क्या दे देगा, रूट थ्री दे देगा, रूट फाइव दे देगा। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब समझेंगे क्वेश्चन वगैरह आगे। ठीक है, ये थी हाँ चैप्टर 1 की समरी। थैंक यू, वेलकम।